14 साल की लड़की, जिसे इस छोटी सी उम्र में कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इस अनजान मोहब्बत का जो अंजाम होता है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस केस ने पूरे हरियाणा को एक समय पर झंझोड़ कर रख दिया था। ये कहानी है एक नादान मोहब्बत की और उसके खौफनाक अंजाम की। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत के थाना राई की। कहानी को जानने से पहले आपको चलना होगा करीबन 4 साल पहले। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ गांव में एक शख्स था, गंगाराम। यह कहानी गंगाराम और उसके परिवार की है। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला से होती है। शोभा की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी से उसे एक बेटी भी थी। शोभा के पहले पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी शादी गंगाराम से होती है। शादी के बाद शोभा अपनी बेटी को गंगाराम के घर ले आती है और कुछ समय बाद गंगाराम और शोभा के 2 बच्चे होते हैं। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आस्था, जिसकी उम्र करीबन 4 साल है। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ऋतिक। बेटी और बेटे में 1 साल का अंतर होता है। अब परिवार इतना बड़ा होता है कि पालने पोसने में काफी परेशानियां आती हैं और टीकमगढ़ में कोई ऐसा रोजगार भी नहीं है जिससे वह अपनी गृहस्थी चला सके, तो यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गंगाराम और शोभा टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में आ जाते हैं और गांव राई में आकर रहने लगते हैं। पूरा परिवार हरियाणा आ जाता है, लेकिन उनकी बड़ी बेटी नीतू, जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी, लेकिन बड़ी बेटी नीतू को वहीं छोड़ दिया जाता है, यह कहकर कि तुम दादा दादी के पास रहो, दादा दादी की सेवा करो, तुम बड़ी हो और इनकी देखभाल अच्छे से कर सकती हो। दूसरी तरफ गंगाराम और शोभा अब हरियाणा में रहने लगते हैं और काम धंधा भी ढूंढने लगते हैं। गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लगता है, वहीं शोभा भी मजदूरी करने लगती है। अब परिवार की इनकम बढ़ जाती है और बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से होने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2021 में यह परिवार हरियाणा आया था और अब 2023 आ जाता है। यहाँ के आसपास के लोग भी इन्हें अच्छे से पहचानने लगे थे, क्योंकि अब 2 साल का वक्त बीत चुका था। तो शोभा को लगता है कि अब उसे अपनी बड़ी बेटी नीतू को वहाँ बुला लेना चाहिए। वह गंगाराम से बात करती है और गंगाराम भी तैयार हो जाता है। फरवरी महीने में नीतू को टीकमगढ़ से हरियाणा ले आता है और यहीं पर नीतू का एडमिशन भी करा दिया गया। अब नीतू सुबह का नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाती थी और स्कूल से आने के बाद वह फिर खाना वगैरह बना लेती थी। सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन जीने लगते हैं। अब अप्रैल का महीना आता है और नीतू क्लास 6 से 7th में चली जाती है और उसे कुछ किताबों की जरूरत होती है। 30 अप्रैल को वह अपने पिता से बोलती है कि पापा मुझे कुछ बुक्स चाहिए, मुझे पैसे दे दीजिए या फिर आप मुझे किताबें लाकर दे दीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। यह बात सुनकर गंगाराम कहता है कि तुम कहाँ जाओगी किताबें खरीदने, यह किताबें मैं तुम्हें खुद लाकर दे दूंगा। इतना कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पर निकल जाते हैं और अब नीतू घर पर अकेली थी। मजदूरी का काम खत्म होने के बाद शोभा गंगाराम से कहती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं नीतू के लिए किताबें खरीद सकूंगी, और गंगाराम उसे कहता है कि किताबें देने के बाद वापस काम पर आ जाना। जब शोभा घर पर पहुंचती है तो देखती है उसके दोनों बच्चे तो वहां पर हैं, लेकिन नीतू वहां पर नहीं है। इसके बाद शोभा छत पर जाती है और छत पर जाकर जो वह देखती है, ना चाहकर हुए भी उसकी चीखें निकल जाती हैं। जो भयानक दृश्य उसके सामने था, अगर उसे कोई और भी देखता तो उसकी भी चीखें निकल जाती। शोभा की चीखें सुनने के बाद मकान मालिक भगत सिंह फौरन छत पर आता है और जो वह देखता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अब आसपास के लोग भी छत पर पहुंच जाते हैं। दरअसल जो नीतू थी वह छत पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी, वह बेहोश थी। अब सभी लोग नीतू को उठाते हैं और उठाने के बाद पास के ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर नीतू को चेक करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। यह बात जैसे ही शोभा सुनती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अच्छी भली लड़की अचानक ऐसे कैसे मर गई। गंगाराम भी अब भागा भागा हॉस्पिटल आ जाता है। जैसे ही वह यह सब देखता है बदहवास हो जाता है। यहाँ गंगाराम और शोभा फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच कोई इंसान पुलिस को फोन कर देता है। पास के राय थाना के पुलिस वाले भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो डॉक्टर बताते हैं कि जब इसे यहाँ लाया गया तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी पुलिस वाले नीतू के माँ बाप से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कोई भी इस हालत में नहीं होता कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाए। अब गंगाराम और शोभा खुद को संभालते हुए पुलिस को कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करानी है। वह कहते हैं कि जिसे जाना था वह जा चुका है, बीमारी से या किसी और वजह से। हम कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की वजह से हमें बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़े।
हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। अगर हम थाने के ही चक्कर लगाते रहेंगे तो हमारे जो 2 बच्चे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा। पुलिस वाले भी यह बात सुनकर चुप हो जाते हैं और वह गंगाराम से कहते हैं कि अगर आप कोई कंप्लेंट नहीं करनी है तो आप हमें यह बात लिखित में दीजिए कि हमें पुलिस की किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहिए और हमें लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं कराना है। अब गंगाराम और शोभा बकायदा लिखित रूप में देते हैं क्योंकि अब सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। तो अब लाश को ले जाने की बारी आती है। जब डॉक्टर लाश की पैकिंग कर रहे थे तब उनमें से एक डॉक्टर को लाश को देखकर लगता है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले इस लड़की का रेप भी हुआ है। अब जैसे ही डॉक्टर को इस बात का अंदेशा हुआ, डॉक्टर ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस भी इस बात को समझ चुकी थी कि मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। डॉक्टर पुलिस वाले को कहता है कि मुझे अपने तजुर्बे से लग रहा है कि यह मर्डर है और इस लड़की का रेप भी हुआ है। अब इतनी ही देर में मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। मीडिया इस खबर की बकायदा लाइव न्यूज दिखाती है। अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से बताई जाने लगती हैं। डॉक्टर को यह लगता है कि यह मर्डर और रेप का मामला है और यह बात अब मीडिया वालों को भी पता चल जाती है और मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है। पुलिस को यह लगता है कि अगर हमने यह मामला रफा दफा कर दिया कल को पुलिस पर ही बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस कहती है कि परिवार वाले चाहे कितना भी मना करें, चाहे कितनी बार लिखित में दें, लेकिन हमें इस लाश को अपने कब्जे में लेना ही होगा और इस लाश का पोस्टमार्टम कराना ही होगा। 30 तारीख को पोस्टमार्टम होता है और 2 की रात को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का तो नहीं लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है। अब जैसे ही यह मामला नेचुरल डेथ से करवट लेकर मर्डर की तरफ पहुंचा, परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस ने परिवार वाले से पूछताछ की तो परिवार वाले कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर शक नहीं है और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है। पुलिस वाले जब मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो वह बताता है कि बाहर से इस मकान में कोई भी नहीं आया है, बस घर वाले ही आना जाना किया करते थे। क्योंकि अब मकान मालिक ने पुलिस वालों को यह बयान दिया, पुलिस का शक अब घर वालों पर बढ़ गया। पुलिस वाले अब यह सोचते हैं कि अब परिवार वालों से हमें अपने तरीके से पूछताछ करनी होगी। पुलिस गंगाराम और शोभा से अपने तरीके से पूछताछ करती है। फिर ये लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और यह कहानी इतनी हैरान कर देने वाली है कि जब आप इसकी सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जो नीतू थी उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी और जिसे शोभा और गंगाराम अपने दादा दादी के पास टीकमगढ़ में ही छोड़ आए थे। टीकमगढ़ में जब नीतू छठी में थी तो उसे अपने ही एक क्लासमेट से प्यार हो गया था। तब नीतू की उम्र केवल 13 साल थी और उसके सौतेले दादा दादी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जब आसपास के लोगों ने उसके दादा दादी को आकर बताया कि नीतू कई लड़कों से बात करती है तो उसके दादा दादी ने यह कहकर टाल दिया कि नीतू तो बस 13 साल की बच्ची है, क्या ही करेगी। इसके बाद साल 2023 में नीतू को सोनीपत लाया गया। यहाँ भी नीतू अपने लव अफेयर को जारी रखती है और छुप छुप कर लड़कों से फोन पर बातें करती है। क्योंकि गंगाराम और शोभा दोनों काम के सिलसिले में पूरा दिन बाहर रहते थे, इसलिए नीतू पूरा दिन लड़कों से फोन पर बातें किया करती थी। उसके बाद शोभा एक दिन नीतू को फोन पर बात करते हुए देख लेती है और हैरान हो जाती है कि नीतू के पास एक मोबाइल फोन भी है। माँ को अचानक सामने देखकर नीतू फोन को जल्दी से छुपा लेती है। शोभा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नीतू को मारती है और उसे समझाती भी है कि बेटा तुम बस 13 साल की हो, यह सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। शोभा नीतू को अपनी कसम भी देती है और नीतू शोभा की बात मानते हुए कहती है कि ठीक है, आज से मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। थोड़ा टाइम गुजर जाता है और फिर अचानक से शोभा एक दिन देखती है कि नीतू फिर किसी से फोन पर बात कर रही है और इस बार कोई और लड़का है। शोभा नीतू को फिर मारती पीटती है और समझाती है, लेकिन यह घटना बार बार होने लगती है। नीतू कई लड़कों से बात करती है। नीतू कभी वॉशरूम में तो कभी छत पर जाकर बात किया करती थी और मोबाइल भी ऐसी जगह छुपाती है जहाँ गंगाराम तो नहीं लेकिन शोभा उसे बार बार पकड़ लेती है और शोभा नीतू से मोबाइल छीन कर रख लेती है। लेकिन नीतू मोबाइल का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेती है। शोभा बताती है कि लगभग 1.5 महीने में उसने नीतू को करीबन 50 बार पकड़ा और बार बार नीतू यही कहती थी कि मैं अब यह वापस नहीं करूंगी, लेकिन नीतू बार बार फिर वही काम करती है। अब शोभा को लगने लगा कि यह काम अब मेरे बस का नहीं है। फिर यह बात शोभा ने गंगाराम को बताई। जब गंगाराम यह बात सुनता है तो उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर चला जाता है। गंगाराम नीतू को डांटता फटकारता और उसे बोलता कि ऐसे काम दोबारा नहीं होने चाहिए। अब जैसे ही गंगाराम नीतू को यह बोलता है तो नीतू पलट कर जवाब देती है, कहती है तुम कौन होते हो मुझे ये सब बोलने वाले, मेरा जो मन करेगा मैं वह करूंगी।
मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूंगी, और तमाम तरह की जलील बातें बोलती है। जो जो उसने बोला था वह शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब ये चीजें लगातार होने लगती हैं। नीतू अब यहाँ भी पड़ोसी के लड़के और स्कूल के लड़कों से बातें करने लगती है। घर वाले उसे समझाते, कई बार मारते पीटते, लेकिन नीतू अब मार पिटाई की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब वह लड़कों से घर वालों के सामने ही बातें करती थी। और नीतू लड़कों से ऐसी बातें करती थी कि शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ। और यह चीज लगातार चल रही थी। अब दिन था 29 अप्रैल 2023 का। यह सभी रात को खाना खाने बैठते हैं और यही विवाद उठता है कि नीतू फिर किसी लड़के से बात कर रही है। अब जैसे ही यह बात गंगाराम सुनता है तो कहता है कि यह बात सही नहीं है, और नीतू से पूछता है कि तुम इन चीजों को कभी बंद करोगी या नहीं। और पलटकर नीतू सीधा जवाब देती है कि मैं यह सब कभी बंद नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है करो, और अगर तुम लोग मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। इसके बाद नीतू खाने पर से उठकर अपने कमरे में चली जाती है, अपना रूम लॉक कर लेती है और लड़कों से बात करने लगती है। अब गंगाराम को लगा कि शायद अब मामला हाथ से निकल चुका है। फिर क्या था, गंगाराम और शोभा को लगा अगर ये जिंदा रहेगी तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी करेगी, इसलिए वो कत्ल का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। और कत्ल के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यह मर्डर नहीं लगना चाहिए, और कहीं से यह मर्डर लगे भी तो यह नहीं पता चलना चाहिए कि इस मर्डर में हमारा हाथ है। अब अगले दिन सुबह के 7 बजे थे जब नीतू अपने कमरे में सो रही थी। अब ये दोनों नीतू के कमरे में जाते हैं। तभी गंगाराम अपनी बेटी के हाथ पकड़ता है और उसकी माँ शोभा उसके सीने पर बैठ जाती है और बड़ी बेरहमी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है, और कत्ल के बाद उसकी लाश को छत पर ले जाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद ये दोनों इत्मीनान से नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चले जाते हैं, और इसी अंदाज में मकान मालिक और पड़ोसी देखते रहते हैं। और प्लान के मुताबिक मजदूरी के बाद वह सभी मजदूरों के सामने बोलती है कि घर पे जाना है, मुझे नीतू के लिए किताबें खरीदनी है, ताकि सारे लोग ध्यान से सुन सकें कि ये तो नीतू को किताबें दिलवाने के लिए घर पर जा रही है। उसके बाद शोभा घर पर जाती है और प्लान के मुताबिक चीखने चिल्लाने लगती है, और इसी तरह हॉस्पिटल में भी यह नाटक करती है। एक बार को तो पुलिस वाले भी चकमा खा जाते हैं कि कोई इंसान इस तरह से नाटक कैसे कर सकता है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद यह मामला कोर्ट में जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, किसी की हत्या कर देना सही है? क्या इस मामले का कोई और हल नहीं निकल सकता था? दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।